हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने द एग्जॉर्सिस्ट मूवी तो देखी ही होगी। क्या आपको पता है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है? तो आपको इस मूवी में एक लड़की दिखाई गई होगी, लेकिन असल में एक इस लड़के के साथ ये घटना घटी थी। तो आज के हम इस वीडियो में इस लड़के की पूरी रियल स्टोरी बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये मूवी 1973 में आई थी और ये काफी ज्यादा हिट थी। नहीं, इस मूवी को आज तक की सबसे डरावनी मूवीज में गिना जाता है। हमें मूवी में देखने को मिलता है कि एक 13 साल की लड़की पर शैतान का कब्जा हो जाता है, लेकिन असल में ये स्टोरी 1949 में घटित हुई थी, जिसमें कि कब्जा लड़की के शरीर पे नहीं, लड़के के शरीर पे किया था शैतान ने, जिसका नाम रोलन डो था। इन सारी घटनाओं की शुरुआत तब होती है जब 52 साल के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, जिनका नाम विलियम था, उन्हें एक रात अनजान कॉल आती है। विलियम सेंट लुइस मसूरी से थे और ये कॉल उनके ही अपने एक पुराने दोस्त से थी, जिनका नाम रेमन बिशप था, जो कि एक खुद भी प्रीस्ट थे। बिशप का कहना था कि उन्हें एक औरत ने कांटेक्ट किया है और उस औरत का मानना है कि उसके बेटे रोलन को एक अज्ञात शक्ति ने काबू में कर रखा है। विलियम तकरीबन 26 साल से प्रीस्ट थे। उन्हें कई सारे कॉल और लेटर आते थे ऐसी केसेस के, लेकिन कुछ केसेस में कॉल करने वाले और खत लिखने वाले फ्रॉड होते थे। शायद कुछ वक्त का विलियम को संदेह जरूर हुआ, लेकिन क्योंकि ये कॉल उनके ही अपने दोस्त विशब ने की थी, विलियम उस परिवार से मिलने के लिए राजी हो गए। इसके बाद विलियम, विशब और पजेस्ड लड़के के माँ बाप के बीच सेंट लुइस के एक छोटे से घर में मीटिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने रोलैंड के बारे में जानकारी हासिल की। रोलैंडो की माँ का कहना था कि कुछ दिनों से उसके बेटे के साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, जिसे ना तो वो समझ पा रही हैं, ना ही कंट्रोल कर पा रही हैं। रोलैंड की माँ का कहना था कि रोलैंड एक बहुत ही शांत बच्चा है और उनकी फैमिली एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड है। रोलैंड उनका एक लौता बेटा है और बचपन से वो किसी भी परेशानी और हादसे में नहीं फंसा है। रोलैंड अपनी माँ की सिस्टर इन लॉ से बहुत ही ज्यादा क्लोज था। उनका नाम मिले था। 1949 के जनवरी में आती हैं और वो अपने साथ एक ओजा बोर्ड लेके आती। वो रोलैंड को ओजा बोर्ड का यूज करना सिखाती हैं और वो दोनों घंटों तक आत्माओं से बातें करने की कोशिश करते रहते हैं। रोलैंड की माँ को ये सब बचकानी हरकतें लगती थी, इस वजह से उन्होंने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। आप लोगों में से जिस किसी को भी नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं कि ओपचा बोर्ड एक बोर्ड गेम है, जिसे खेलने वाले व्यक्ति मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क बनाते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम है और कई लोग इस गेम के चक्कर में आत्माओं की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी पूरी जिंदगी तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसके बाद सबसे रहस्यमय घटना 15 जनवरी 1949 में हुई। इस परिवार को पहले तो नल की टिप टिप करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने जब वो सारे नल चेक करे तो उनमें से किसी में भी लीकेज पॉइंट था ही नहीं और ये पानी की बूंदों की आवाज़ का करीब करीब हर रात सुनाई देने लग गई थी। 26 जनवरी को रोलैंड की मां को एक देर रात कॉल आया, इससे उन्हें पता चला कि उनकी सिस्टर इन लॉ मिली की अचानक से मौत हो गई है। इस खबर को सुन के पूरा परिवार शोक में डूब गया, खास करके रोलैंड, क्योंकि वो मिली के बहुत ही ज्यादा क्लोज था। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मिली को कोई भी बीमारी ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी मौत थी। इस घटना के अगले दिन से ही पानी के साथ साथ किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देने लग गई। पहले तो इस परिवार को लगा कि शायद नॉइजी पोल्टरजीस्ट है कोई, लेकिन एक दिन उन्होंने एक होली पिक्चर को दीवार पे हिलते हुए देखा, ऐसे मानो कि उसे कोई पीछे से धक्का दे रहा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी, जैसे कि चीजों का अपनी जगह से हिल जाना, चलने फिरने की आवाज आना, एक्सेट्रा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ज्यादा खौफनाक और रहस्यमय था। एक रात रोलैंड के सोने के बाद उसकी बेड जोर जोर से हिलने लगी और रोलैंड डर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुन के उसके पेरेंट्स कमरे में आए, लेकिन इसके बावजूद भी उसका बेड हिलना बंद नहीं हुआ, काफी देर तक हिलता रहा। ये कोई भूकंप नहीं था, क्योंकि रोलैंड का बेड ही हिल रहा था। इस बात से उसका परिवार बहुत ही ज्यादा डर गए। 26 फरवरी 1949 यानी मिले के मरने के ठीक एक महीने बाद रोलैंड के शरीर पे कई सारे कटे पिटे निशान आ गए और उसके पेरेंट्स ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने बोला कि रोलैंड एकदम ठीक है, मतलब प्यूबर्टी। डॉक्टर ने कह दिया कि रोलैंड ये सब अपनी जवानी के जोश में कर रहा है, लेकिन रोलैंड की फैमिली को एहसास हो गया था कि हो ना हो ये सब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक उसी रात उन्होंने ऊर्जा बोर्ड को निकाला और मिली की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट तो हो नहीं सका। पर रोलैंड के शरीर पर कुछ नए ताजे जख्म आ गए थे। उन्होंने लूथरन से संपर्क किया, पर वो भी उनकी कुछ मदद नहीं कर सके और हर पल रोलैंड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लूथरन ने सलाह दी कि वो किसी कैथोलिक प्रीस्ट से मिले और उनसे अपने बच्चे को दिखवाएं, क्योंकि ये किसी शैतानी पजेस जैसा लग रहा है। इसके बाद इस परिवार ने रेमंड बिशप को कॉल किया, जिन्होंने विलियम को यहाँ पर बुलाया। सारी घटना को सुनने के बाद विलियम ने उनके बच्चे से अगले दिन मिलने का वादा किया और ठीक अगले दिन विलियम और रेमन
समय पर रोलैंड से मिलने के लिए पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने हॉली पेयर रिसेट की, जिससे रेमन को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचने लगी और वो तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। इसके अलावा उसके शरीर पर काफी ज्यादा नए जख्म आने लगे, इसमें कि कुछ शैतान के सिंबल थे और ये प्रेयर्स पूरे दिन तक चलते रहे। फादर विलियम को पता चल चुका था कि रोलैंड किसी शैतान के वश में है और अब उन्हें एग्जोर्सिस्ट बन के रोलैंड की एक्सोर्सिस ही करनी पड़ेगी। पर विलियम ने फादर रिचर्ड को एक जर्नल मेंटेन करने को बोला, जिसमें कि वो घटना के हर एक बात को एक डायरी में लिखेंगे। वो एक एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार हो चुके थे। वो दोनों रोलैंड के कमरे में पहुंचे और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करी। एक्सोर्सिज्म के दौरान रोलैंड उन्हें धक्का देता था और उन दोनों फादरों का मानना था कि उसके धक्के में एक जवान आदमी जितनी ताकत थी कि वो एक 13 साल का बच्चा था। एक्सोर्सिज्म के तीसरे दिन रात 1 बजे रोलैंड अचानक से कमरे की खिड़की को खोलने के लिए कहने लगा। उसका शरीर एकदम से शांत पड़ गया और वो नॉर्मल बिहेव करने लगा और फादर विलियम को लगने लगा शायद एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया सफल हो गई है और वो खुशी खुशी वापस वहां से लौट गए। लेकिन ये शैतान की एक चाल थी और फादर के जाने के ठीक 1 घंटे बाद रात के 2 बजे उस डीमन ने वापस से रोलैंड के शरीर पर कब्जा कर लिया। 3:15 पर फादर विलियम को वापस बुलाया जाता है और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया वापस से शुरू की जाती है। अब बहुत ही ज्यादा वायलेंस होता जा रहा था और दिन बर दिन उसके अंदर की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। बार बार एक्सोर्सिज्म के कारण आसपास रहने वाले लोगों को आवाजें सुनाई दे रही थी और ये सब उनके लिए बहुत काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। विलियम ने डिसाइड किया कि वो रोलैंड को एक सेंट लुइस में स्थित एक कैथोलिक हॉस्पिटल में ले जाएंगे, जिसे एलेक्सियन ब्रदर्स चलाते थे। वहाँ ये प्रक्रिया ठीक ढंग से बिना किसी डिस्टरबेंस के की जाएगी। 22 मार्च 1949 को विलियम्स ने कुछ और भी प्रीस्ट को इकट्ठा किया, जिससे वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उनमें से एक प्रीस्ट का नाम था वॉल्टर हेलोरन। उन्होंने अपनी बयान डिस्कवरी चैनल को दी, जिससे कि इस कहानी पे एक डॉक्यूमेंट्री बन सके। और 2005 में 83 साल में हुई। 1949 में वह काफी ज्यादा जवान थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा था। उनका कहना था कि कभी कभी चीज़ें हवाओं में उड़ के दीवारों से टकराती थी और उनका कहना था रोलैंड और एक्सोर्सिज्म के वक्त सारे पीर्स को काफ़ी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देता था और कुछ ऐसी गंदी और घिनौनी बातें कहता था जिसे शायद हम इस वीडियो में बता ना सकें। फादर विलियम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा क्योंकि रोलैंड उनको सबसे गंदी बातें बोलता था, जो कि एक 13 साल के बच्चे को पता तक ना हो। वो उन प्रीस्ट्स के ऊपर थूक फेंकता था, यहाँ तक कि इन्हें मारता था और अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि रोलैंड ने फादर हेलोवेंड के नाक तक तोड़ दी थी। 31 मार्च को रोलैंड ने एक पेन और नोटबुक मांगा और ये बात लिखी, द डेविल एंड इन 10 days आई गिव अ साइन, यानी कि मैं खुद एक डेविल हूँ और मैं इन 10 दिनों में तुम्हें एक साइन दूंगा। अब ये कैसा इशारा हुआ ये किसी को नहीं पता था। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया हमें बताती है कि कभी भी एक्सोर्सिस्ट को डेविल से बात नहीं करनी चाहिए। शायद फादर विलियम ने रोलैंड से इस इशारे के बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। सभी को पता था कि एक्सोर्सिज्म का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है और इसीलिए उन सब ने रोलैंड के ऊपर बाप्टिज्म नाम की एक प्रक्रिया शुरू की। बाप्टिज्म एक एक्सोर्सिज्म की तरह प्रक्रिया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव शक्तियों का यूज होता है और सब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। बाप्टिज्म की प्रक्रिया के शुरू होते ही बच्चे की हालत में सुधार आना शुरू हुआ, लेकिन अब भी उसका शरीर शैतान के कब्जे में था। रोलैंड अब दिनों तक शांत रहता था, बस कभी कभी ही उल्टी सीधी हरकतें करता था। फादर विलियम्स का कहना था कि वो शैतान को निकाल तो नहीं पा रहे, लेकिन होलन स्पिरिट को रोलैंड के अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि वो एकदम साधारण और शांत हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक उसके शरीर पर फिर से जख्म के निशान बनने शुरू हो गए। उसके सीने पे बोल्ड लेटर में एग्जिट लिखा हुआ था। फादर ने वापस से बैप्टिज्म शुरू किया और ऐसा माना जाता है कि रोलैंड कभी शैतान की कभी एंजल की आवाज में बात किया करता था। उसके अंदर शैतान और भगवान दोनों की आत्मा थी। एक दिन उन दोनों में मुठभेड़ होती है और एकदम फटने की आवाज आई और लाइट चली गई। फिर कुछ सेकंड्स बाद जब लाइट वापस आई तब रोलैंड बिल्कुल ठीक हो चुका था। रोलैंड ने फादर से कहा वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और रोलैंड के ऊपर ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया 28 दिनों तक चली। रोलैंड को 19 अप्रैल 1949 को उसके घर वापस भेज दिया गया और इस घटना को पूरे 48 लोगों ने देखा था होते हुए। अब रोलैंड एक खुशहाल जिंदगी काट रहा है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड बस यहीं तक था। अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।